हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड इन टुडेज वीडियो हम लोग 12th जनरेशन ओवरक्लॉकिंग के ऊपर बात करेंगे। इवन हम लोग 12th जनरेशन 12900K को इस वीडियो में ओवरक्लॉक करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे ओवरक्लॉक कर सकते हो अपने सीपीयू को और फ्री में परफॉर्मेंस गेन कर सकते हो। और अगर आप ओवरक्लॉक करना चाहते हो, आपने के सीरीज का एक सीपीयू ले रखा है, तो ओवरक्लॉक करना तो बनता है। तो आज की वीडियो में देखो हम लोग यूज करने वाले हैं, वेट अ मिनट, काफी हैवी मदरबोर्ड है, MSI का Z690 यूनिफाई। नाउ ये बहुत ही ह्यूज, मैसिव एंड ओवरक्लॉकिंग फोकस्ड मदरबोर्ड है। दिख भी रहा होगा तुम्हें, लाइक यहाँ पे जो ये बटन्स दे रखे हैं, ठीक है, ये बटन्स एंड जो तुम्हें पोस्ट कोड दे रखा है ताकि तुम अपने एरर्स वेरर्स जो भी तुम्हें आ रहे हैं तुम वो देख सको। एंड यहाँ पे 1200K लगा भी हुआ है ना। और खतरनाक सा मदरबोर्ड है। ह्यूज थैंक्स टू MSI फॉर प्रोवाइडिंग द मदरबोर्ड। खतरनाक सी बैक प्लेट के साथ आता है, ठीक है, तो तुमको बैक प्लेट मिल जाती है ताकि तुम्हें रिजिडिटी जो है वो मिले। तुम्हें एक सॉलिड सी VRM हीटसिंक देखने को मिलती है, ह्यूज VRM हीटसिंक है। तुम्हें 19+2 फेज की VRM देखने को मिलती है 105 एम्प्स के पावर स्टेजेस के साथ। एंड कनेक्टिविटी भी तुम्हें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी तगड़ा मदरबोर्ड है। तुम्हें कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर जो है वो M.2 स्लॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर तुम रैम ओवरक्लॉकिंग में फोकस करना चाहते हो तो इसका एक यूनिफाई X वर्जन भी आता है जो कि स्पेसिफिकली 2 रैम स्लॉट के साथ आता है, बिकॉज रैम ओवरक्लॉकिंग में कम स्लॉट बेटर परफॉर्म करते हैं रैम ओवरक्लॉकिंग में। तो रैम ओवरक्लॉकिंग कैसे करनी है DDR5 वाली, वो भी जो है मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मदरबोर्ड तो ये रहा। नाउ रैम हम लोग यूज करने वाले हैं किंगस्टन की फ्यूरी, जो कि खतरनाक सी रैम है, 32 गीगाबाइट्स, ठीक है। 16 GB की 2 स्टिक्स तुम्हें मिल जाएंगी। 5200 MHz CL40। अब CL40 तुमको सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, बट इट्स नॉट। DDR5 के स्पेक्स यही हैं और DDR5 अभी न्यू प्लेटफॉर्म है। तो रैम हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं। CPU तुमने देख लिया, मदरबोर्ड हमने देख लिया। अब चलते हैं PC की तरफ ताकि हम लोग देख पाएँ कि ओवरक्लॉक करना कैसे है। सो गाइज, वी आर इन द बायोस एंड राइट नाउ हम बायोस में हैं। एंड ये MSI का बायोस है। सो ये टिपिकल MSI का बायोस है। अगर आपको ये मोड नहीं दिख रहा है, आपको कुछ और दिख रहा है स्क्रीन में, तो आप F7 दबा सकते हो। F7 दबाने से आपका जो है एडवांस मोड है वो खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नॉर्मली दिख रहा है तो वो कुछ इस टाइप का बायोस आपको स्टार्टिंग में पहली बार दिखेगा, लेकिन अगर आप F7 दबाएंगे तो आपका एडवांस मोड खुल जाएगा, जो कि आपको ऐसा करना है। तो उससे बाद आपके पास देखो, आपके सामने कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, कई सारी चीज़ें खुल जाएंगी। अगर आप अपने CPU को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं, लाइक 12900K, 12600K, कोई भी आप एक अनलॉक्ड CPU लेके बैठे हैं 12700K, तो यहाँ पे आपको उसी में जाना है। एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको P कोर एंड E कोर रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो राइट नाउ वी आर ओवरक्लॉकिंग ऑल कोर, ठीक है। हम चाहो तो टर्बो रेशियो एंड पर कोर ओवरक्लॉक एंड बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वो आप ट्यूनिंग के ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो P कोर यानी कि परफॉर्मेंस कोर जो है वो, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे CPU 5.2 GHz पे चले हर वक्त, ठीक है। तो हर वक्त हम चाहते हैं 5.2 GHz पे चले, तो ये 5.2 सेलेक्ट हो गया। तो सॉरी, वो गलती से 5 टाइप हो गया, तो 52। तो 52 जैसे टाइप करेंगे तो देखो 5.2 GHz यानी कि 5200 MHz सब जगह सेट हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका E कोर यानी कि एफिशिएंसी कोर। आप एफिशिएंसी कोर अगर आप चाहते हो कि डिफॉल्ट चले तो आप ऑटो पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटो। लेकिन अगर आप चाहते हो मैनुअली, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हम चाहते हैं कि ये 4 GHz पे चले, तो हम यहाँ पे 40 सेलेक्ट कर देंगे। अगर हम धीरे धीरे और बढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन अभी के लिए हम इसको 40 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप जाओ तो एडवांस CPU कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ से अपनी C स्टेट्स, जिसको कि हमको डिसेबल कर देना चाहिए पर फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। हाइपर थ्रेडिंग आपको डिसेबल इनेबल करनी हो, ठीक है। और कुछ एक्सट्रीम ओवरक्लॉकिंग के आपको कुछ चाहिए हो, और उसके बाद आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन पावर लिमिट, शॉर्ट ड्यूरेशन पावर लिमिट्स ये आप यहाँ सेट कर सकते हो। बट हम क्योंकि मैनुअली ओवरक्लॉक कर रहे हैं, हमको यहाँ पे कुछ ज़्यादा छेड़ने की जरूरत है नहीं, तो हम इसको बैक कर देते हैं। अगर आपको किसी वजह से अपनी हाइपर थ्रेडिंग बंद करनी है या ई कोर्स को डिसेबल करना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कुछ होते हैं ना फीचर्स जो कि सिर्फ ई को डिसेबल करके आपके चलेंगे, कुछ गेम्स ऐसे हैं वगैरह, वो करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर है होता है AVX सपोर्ट। तो यहाँ पे AVX में जाकर तुम कर सकते हो। ऑटो पे तो फिलहाल सेट है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इनेबल या डिसेबल इसे कर सकते हो कि तुम तुम्हारे CPU के अंदर AVX सपोर्ट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है AVX इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो सपोर्ट होंगे या नहीं होंगे, तो वो लोग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। अब यह है यहाँ पे AVX इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट। अब इससे क्या होता है, देखो इससे ये होता है कि AVX इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना, ये काफी हैवी होती हैं, बहुत ज्यादा हीट निकालती हैं, ठीक है। आपके CPU में बहुत ज्यादा ये हीट निकालेंगी। और बहुत कम ऐसी एप्लीकेशंस है, बहुत कम गिने चुने गेम्स होंगे जो AVX को एक्चुअली में यूज करते होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे AVX इंस्ट्रक्शन ऑफसेट को कर देता हूँ, मान लो -2 पे, ठीक है, तो इससे होगा क्या कि नॉर्मली हमारा CPU 5.2 GHz पे चलेगा, जो कि हमने सेट कर रखे हैं P कोर्स, ठीक है। चलेगा, हर कोई भी चीज तुम चलाओगे 5.2 GHz पे CPU मस्त चलेगा। लेकिन जैसे ही कोई एप्लीकेशन ऐसी आएगी
जहां पे AVX इंस्ट्रक्शन यूज हो रहे हैं, जहां पे AVX वाला वर्कलोड हो रहा है, तो -2 का मतलब है कि -200 मेगाहर्ट्ज। तो यानी कि हमारा सीपीयू में से 5200 मेगाहर्ट्ज जो स्पीड है उसमें से 200 मेगाहर्ट्ज कम कर दो, यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज पे फिर हमारा सीपीयू चलेगा। और ऐसा हमने इसलिए करा ताकि, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला AVX इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हीट निकालते हैं, बहुत ज्यादा सीपीयू को हॉट रन करते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारा सीपीयू ओवरहीट हो। तो जैसे ही AVX इंस्ट्रक्शन वाला कोई भी एप्लीकेशन चलेगा, हमारा सीपीयू अपने आप 5 गीगाहर्ट्ज में आ जाएगा। अगर आपको 4.9 4.8 करना है तो आप पे -3 -4 -5 ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल के लिए इसको 0 या ऑटो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसा करना। आप करना चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये है रिंग रेशियो, यानी कि आपका जो रिंग क्लॉक है, जो कि जैसे AMD में इन्फिनिटी फैब्रिक हर चीज को कनेक्ट करता है, तो इंटेल में जो रिंग बस है वो जो है आप यहाँ पे कैश जिससे कनेक्टेड है आपकी, वो सब आप जो है वो इसे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको उसको 3 गीगाहर्ट्ज 4 गीगाहर्ट्ज जो सेलेक्ट करना है आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसको हम लोग ऑटो पे छोड़ देते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। यहाँ पे कूलर ट्यूनिंग मेरे को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो आपकी पावर लिमिट जो है वो सेट होगी। अगर आप एक बॉक्स कूलर यूज़ कर रहे हो जो कि मिलता नहीं है के सीरीज के चिप्स के साथ, तो आपकी पावर लिमिट ये होगी। अगर आप एक टावर कूलर यूज़ करते हो, यानी कि अगर अच्छा खासा लाइक नॉक्टो का NHD15 जैसा एयर कूलर, तो आपकी पावर लिमिट ये होगी। और हम लिक्विड कूलर यूज़ कर रहे हैं MSI का ही K360, तो हमारी पावर लिमिट इसने ऑटोमेटिकली ये सेट कर दी है, ठीक है। बाकी BCL के हमको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और रैम में आप XMP प्रोफाइल ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये XMP प्रोफाइल है, इसको ऑन कर लीजिए अपनी रैम में। अगर आपको करना है तो आप रैम को भी ओवरक्लॉक कर सकते हो। रैम ओवरक्लॉकिंग के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल के लिए ऑटो पे सेट कर देते हैं। सबसे ऊपर पे ज़्यादा ही ऊपर चली गई है, कहाँ गया ऑटो, ठीक है। तो XMP अपनी सेट हो गई है। अपनी रैम जो है DDR5 है किंगस्टन की फ्यूरी, तो 5200 मेगाहर्ट्ज की डिफॉल्ट XMP प्रोफाइल है, तो ये 5200 मेगाहर्ट्ज पे सेट हो चुकी है, राइट। और हमको कोई वोल्टेज सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ऐसे वोल्टेज वगैरह जो है ये आप सेट कर सकते हो, वरना चाहो तो ऑटो पे भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। सिस्टम एजेंट वोल्टेज एंड बाकी सब चीज़ें ये आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये DRAM वोल्टेजेस हैं, इनका काम क्या है, ये आपको रैम ओवरक्लॉकिंग में हेल्प करेंगे। लेकिन रैम ओवरक्लॉकिंग के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसको जाकर देखना, उसके अंदर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए अपने को चाहिए CPU वोल्टेज। तो CPU वोल्टेज कहाँ है, तो ये रही CPU वोल्टेज, ये रही, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि CPU कोर वोल्टेज मोड, तो ये ऑटो पे सेट है। तो हमको क्या करना है, ओवरराइड मोड, यानी कि हम ओवरराइड करना चाहते हैं, हम खुद की अपनी वोल्टेज टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे CPU कोर वोल्टेज है। अब कोर वोल्टेज के साथ ऐसा है कि मेरे को नहीं पता कि CPU 5.2 गीगाहर्ट्ज के लिए कितनी वोल्टेज लेगा, तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ है, ठीक है। आप चाहो तो 2 तरीकों से इसको कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल तुम एक हाई वोल्टेज टाइप कर दो, लाइक 1.45 या 1.5, ठीक है, ऐसा वोल्टेज टाइप कर दो और देखो कि आपका CPU स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद वहां से कम करनी चालू करो वोल्टेज, ठीक है। धीरे धीरे कम करो, 1.5 से 1.48, 1.46, 1.43, 42, 41 ऐसे करके कम करते हुए जाओ। और जहां पे तुम्हारा CPU क्रैश होता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसकी मिनिमम वोल्टेज यहाँ पे क्रैश हो रहा है, बस मुझे यहाँ पे से थोड़ी सी बढ़ानी है, ठीक है। तो तुम्हें इस तरीके से पता चल जाएगा कि तुम्हें कहाँ से क्या करनी है। और दूसरा तरीका है कि तुम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, 1.2 वोल्ट, 1.21, 1.22, 1.23 ऐसे करके तुम ट्रायल एंड एरर करके तुम अपनी परफेक्ट वोल्टेज फिगर आउट कर सकते हो। तो मेरा CPU जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा CPU चले 1.35 वोल्ट पे मैं इसे चलाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो 1.4 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्रैश कर जाए, ठीक है। तो 1.4 पे, अब 1.4 पे ये CPU हम लोगों ने सेट कर दिया, ठीक है। चलेगा तो चलेगा, नहीं चला तो हम बढ़ाएंगे वोल्टेज। और टेम्परेचर भी हम लोग नोट करेंगे कि क्या हम वोल्टेज जो बढ़ा रहे हैं उसमें हमको कितने और टेम्परेचर्स का हमारे पास हेडरूम बचा हुआ है। लाइक अगर हमारे टेम्परेचर जा रहे हैं सीधा 90-100 डिग्री, तो फिर फायदा नहीं है ना 1.4 वोल्ट डाल के। हम कम करेंगे अपने CPU की स्पीड, हम कम करेंगे। 5.2 गीगाहर्ट्ज चलाने के लिए अगर हमको 1.4 वोल्ट देनी पड़ रही है और उससे हमारा टेम्परेचर जो है वो ओवरहीट हो रहा है, तो क्या फायदा, फिर हम 5.1 गीगाहर्ट्ज पे चलाएंगे। पर अभी के लिए इसको हम सेव एंड एग्जिट करते हैं। तो सेव करने के लिए F10 दबा दो और एंटर मार दो। तो लेट्स सी हमारा जो ओवरक्लॉक है 5.2 गीगाहर्ट्ज ऑल कोर ओवरक्लॉक का, लेट्स सी वो किस तरीके का हमको परफॉर्मेंस देता है। तो फाइनली हमारा जो PC है वो बूट हो चुका है एंड लेट्स सी CPU-Z में हम अपना स्कोर देख लेते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है ना। तो CPU-Z एंड यू कैन सी अपना CPU जो है 5.2 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है, ठीक है। तो अब तुम बाकी देखोगे तो सारे कोर्स जो है 5.2 गीगाहर्ट्ज पे चल रहे हैं और हमारे जो ई कोर्स हैं वो 4 गीगाहर्ट्ज पे चल रहे हैं, जैसे कि हमने सेट किया था,
ठीक है। और वोल्टेज भी तुम यहाँ पे देख सकते हो 1.406 वोल्ट, राइट। ठीक है। मेमोरी भी जो है वो हमारी यहाँ पे क्योंकि ये DDR मेमोरी है तो यहाँ पे जो है वो तुमको हाफ क्लॉक स्पीड दिखाएगा, तो अपनी रैम जो है 5600 मेगाहर्ट्ज पे चल रही है। ठीक है। अब हमको इतना पता चल गया कि हमारा ये खुल रहा है। ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये स्टेबल भी है या नहीं है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे अपने कुछ सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं जो कि है सिनेबेंच। अब सिनेबेंच अपन लोग टेस्ट करेंगे। वैसे तो मैं तुम्हें पहले मैं बोलूंगा कि पहले सिनेबेंच से टेस्ट करना कि सिनेबेंच में तुम्हारा CPU क्रैश कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर सिनेबेंच में वो चीज क्रैश नहीं करती है, तुम्हारा ओवरक्लॉक स्टेबल रहता है, देन उसके बाद एक लंबी टेस्टिंग करना प्राइम 95 या कोई अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करके। मैं तो प्राइम 95 रिकमेंड करता हूं, है ना। तो उसको यूज करके फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस टेस्ट यूज करो, पहले सिनेबेंच से यूज करो। अगर सिनेबेंच में क्रैश कर रहा है तो फिर प्राइम 95 टेस्ट करके क्या फायदा है ना। तो पहले ऐसे करो। तो हम जाते हैं सिनेबेंच R20 एंड लेट्स रन। अरे क्या दिक्कत दिखा रहा है, क्या हो गया इसे। ओके, सो सिनेबेंच आई थिंक कुछ करप्ट हो गया है, दिक्कत हो गई है। तो अपने पास R15 है, R15 में ट्राई मार लेते हैं। अपने को तो सिर्फ अपना चेक करना है। तो देखते हैं हमारा स्टेबल है नहीं है ओवरक्लॉक, राइट। तो ये रहा सिनेबेंच एंड रन। ओके, टाइम ले रहा है। ओके, तो सिनेबेंच अपना R15 जो है वो रन हो रहा है। R20 जो सिनेबेंच है वो थोड़ा सा हैवी है, तो मैं तो तुमको R20 रिकमेंड करूंगा कि तुम R20 में टेस्ट करना। मेरा तो R20 फिलहाल चल नहीं रहा, मुझे दोबारा डाउनलोड मारना पड़ेगा या क्या दिक्कत हो गई, आई डोंट नो। बट ये वीडियो का पर्पस तुम्हें दिखाना है तो मैं वो दिखा रहा हूँ, है ना। तो अपना देखो 5.2 गीगाहर्ट्ज पे ये मस्त तरीके से चल रहा है और तुम चाहे देख सकते हो कि किस तरीके से अभी तक कोई क्रैश हुआ नहीं है, तो मतलब काइंड ऑफ स्टेबल है। अब मैं यहाँ से वोल्टेज कम करना चालू करूंगा। अभी अपन लोगों ने 1.4 वोल्ट डाली ना, अब 1.39 डालूंगा, 1.38 डालूंगा। ऐसे करके मैं टेस्ट करता रहूंगा जब तक मैं उस मिनिमम वैल्यू तक ना पहुंच जाऊं जहां पे मेरा CPU स्टेबल है। ठीक है। तो ये तरीका है टेस्ट करने का। ठीक है। एंड तुम्हें मैंने CPU की फ्रीक्वेंसी तो दिखाई दी है, एंड तुम चाहो तो इस तरीके से अपना जो है CPU ओवरक्लॉक कर सकते हो एंड एडिशनल परफॉर्मेंस गेन कर सकते हो। एंड बहुत ही ईजी तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ अपने टेम्परेचर्स मॉनिटर करते रहना कि तुम्हारे जो टेम्परेचर हैं वो क्या है। अगर तुम एक अच्छे कूलिंग सॉल्यूशन को यूज नहीं करते हो तो तुमको जो है वो दिक्कत आने के चांसेस हैं। ठीक है। और अगेन ओवरक्लॉक करने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा मदरबोर्ड भी होना चाहिए जिसके अंदर VRM काफी अच्छी हो। मेरे पास जो मदरबोर्ड है मैं तुम्हें उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, MSI का यूनिफाई, है ना। तगड़ा मदरबोर्ड है, अच्छी खासी VRM है और अच्छा खासा लिक्विड कूलर भी है मेरे पास MSI का ही। तो वो जो है मेरे को अलाउ करता है कि मैं जो है वो एक इस तरीके के ओवरक्लॉक्स को यूज कर पाऊँ। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है देन पहले तो अपना कूलिंग सॉल्यूशन अपग्रेड करो सबसे पहले, है ना। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई गई, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड इसी तरीके का ऑसम कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।